हेलो डीएवियंस एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ डीएवी गुरु। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के साइंस के चैप्टर 10 जिसका टाइटल है सॉइल, इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में जितना भी पैराग्राफ्स गिवन है, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सभी को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि एग्जाम में अगर आपको चैप्टर के बीच से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको भी आसानी से आंसर कर पाओ। इस चैनल पर आपको डीएवी क्लास 7 के बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। सभी को हम सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज अलग अलग करके प्लेलिस्ट में रख दिए हैं। तो अगर आप भी डीएवी में पढ़ते हैं और क्लास 7 में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जब भी हम क्लास 7 का कोई वीडियो अपलोड करें। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं हमेशा की तरह, ताकि हमें पता रहे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम लोग सॉइल को समझेंगे कि ये जो टर्म है सॉइल एग्जैक्टली होता क्या है और इसका डेफिनेशन हम लोग समझेंगे। उसके बाद सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल एग्जैक्टली होता है सॉइल का लेयर्स, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मिट्टी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक होगा सॉइल इरोजन। चैप्टर के स्टार्टिंग के पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि सॉइल एग्जैक्टली है क्या, इसका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर हम एग्जाम में सॉइल का डेफिनेशन लिखने के लिए बोला जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे। यहाँ पे शुरू में हमें बताया गया कि सॉइल जो है यानी कि मिट्टी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे अर्थ पे जितने सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें से एक सॉइल भी है। सॉइल के अलावा और भी सारे नेचुरल रिसोर्सेस है जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, जिनके बिना हम लोग अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हमारे अर्थ पे जितने सारे लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं उसमें से मैक्सिमम अपने फूड के लिए सॉइल पे ही डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि अगर सॉइल नहीं रहेगा तो उनको फूड ही नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें बताया गया है कि प्लांट्स अपना फूड सॉइल से लेते हैं, उनको जो भी न्यूट्रिशन होता है ना वो सॉइल से ही मिलता है। और फिर एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट को खाकर अपना पेट भरते हैं, यानी कि प्लांट से उनको न्यूट्रिशन मिलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट जो होते हैं ना वो सॉइल पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली वो सॉइल से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं ना वो सॉइल पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, वो डायरेक्टली सॉइल से न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, वो प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं। और प्लांट में न्यूट्रिशन कहाँ से आया, सॉइल से आया। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं एनिमल्स आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सॉइल फॉर देयर फूड। सॉइल इज ऑल्सो नोन एज अर्थ। सॉइल को हम लोग डायरेक्टली अर्थ भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे अर्थ का एग्जिस्टेंस जिस सब्सटेंस के कारण है, जिस सब्सटेंस से हमारा अर्थ बना हुआ है, वो सॉइल ही है। सॉइल एग्जैक्टली है क्या और हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये तो हम लोग समझ लिए। अब बात आती है कि सॉइल बनता कैसे है, तो उसके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। सॉइल हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय वेदरिंग, इरोजन एंड डिके ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर। मिट्टी के बनने का मेनली 3 प्रोसेस होता है। पहला है वेदरिंग, दूसरा है इरोजन और तीसरा है डिके ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर। इन तीनों प्रोसेसेस के बारे में हमें डिटेल में इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है। तो बस आप प्रोसेस का नाम याद रखो यहाँ पे, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज़ पूछा जाए तो आप एग्जाम में लिख सकते हो। मिट्टी का बहुत सारा लेयर्स होता है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि एक लेयर के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है जिसका नाम है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, और टॉप सॉइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा उपजाऊ सॉइल जो होता है वो टॉप सॉइल ही होता है। इसी में कोई भी फसल हम लोग उगा पाएंगे। तो टॉप सॉइल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर ये बह गया तो हम लोग कोई भी फसल नहीं उगा पाएंगे। टॉप सॉइल अगर बह जाता है तो उसको रिप्लेस करना भी बहुत मुश्किल होता है। एक पूरे ह्यूमन लाइफ में भी वो रिप्लेस नहीं हो सकता है, मतलब 70 से 80 साल में भी वो रिप्लेस नहीं होगा। टॉप सॉइल फिर से वैसा नहीं बनेगा। यहाँ पे डू यू नो में उसके बारे में और डिटेल में बताया गया है कि टॉप सॉइल जो होता है ना उसका 1 इंच का लेयर बनने में लगभग 500 साल लगता है, इतना ज़्यादा समय लगता है। और इंसान कितना दिन जिंदा रहता है, 80 से 90 साल ज़्यादा से ज़्यादा आजकल। तो इतने टाइम में तो टॉप सॉइल अगर बह गया तो नहीं बन पाएगा, इसीलिए टॉप सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें एग्जाम में सॉइल का डेफिनेशन लिखने के लिए बोला जाए तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके डेफिनेशन में लिखा है सॉइल कैन बी डिफाइंड एज नेचुरली अकरिंग लूज कवरिंग ऑफ ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सॉइल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है और ये बहुत सारे लूज पार्टिकल्स का कवर है जो कि हमारे धरती को ढक के रखता है। ये जो लूज पार्टिकल्स होते हैं वो 2 चीज़ों से बने होते हैं, जिसमें कि पहला है ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स।
पत्थरों के टुकड़े, और दूसरा है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम लोग ह्यूमस भी बोलते हैं। जब एनिमल्स मर जाते हैं या प्लांट्स मर जाते हैं तो उनको सड़ने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का क्रिएशन होता है और उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, और सॉइल एक ऐसा चीज़ है जो कि लाइफ को सपोर्ट देता है। बिना सॉइल के लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, क्योंकि जितने सारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉइल पे ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। अब आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका टाइटल है सॉइल फॉर्मेशन। मिट्टी कैसे बनती है उसके बारे में यहाँ पे हमें डिटेल में जानना है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो 3 इफेक्ट्स के कारण होता है। हमारे नेचर में बहुत सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं जिनके कारण कुछ इफेक्ट होता है और सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो वो प्रोसेसेस क्या क्या है। पहला है फिजिकल प्रोसेसेस, दूसरा है केमिकल प्रोसेसेस और तीसरा है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इन तीनों प्रोसेस के कारण कुछ इफेक्ट होता है पत्थरों पे और उसके कारण पत्थर टूटते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन होता है। पत्थरों के टूटने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग किसी भी टाइप का हो सकता है, या तो फिजिकल वेदरिंग हो सकता है अगर वो फिजिकल इफेक्ट्स के कारण हो रहा है, या केमिकल वेदरिंग हो सकता है अगर वो केमिकल इफेक्ट्स के कारण हो रहा है। अब यहाँ पे हमें पॉइंट वाइज बताया गया है कि फिजिकल वेदरिंग जो होता है वो किन किन कारणों से होता है। इसमें सबसे पहला रीजन दिया है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण भी वेदरिंग यानी कि पत्थर टूट सकते हैं। अब आप जरा इमेजिन करो कि कोई भी पत्थर है, वो टेम्परेचर में चेंज होने के कारण कैसे टूट सकता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे का याद करना पड़ेगा। जब हम लोग हीट चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग सीखे थे कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम लोग हीट देते हैं यानी कि उसको गर्म करते हैं तो वो फैलने लगता है, एक्सपेंशन होने लगता है उसमें। और जब भी किसी भी सब्सटेंस से हम लोग हीट निकाल लेते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। तो कोई भी पत्थर जब खुला इन्वायरमेंट में रहता है तो गर्मी के दिनों में ये एक्सपेंड होता है, और जब अचानक से बारिश हो जाती है तो फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। तो इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं और इसी क्रैक के कारण पत्थर टूटने लगते हैं। और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर के कारण भी वेदरिंग हो सकता है, और इसीलिए टेम्परेचर भी फिजिकल वेदरिंग का एक एजेंट है। वही चीज़ इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब भी टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, तो रॉक्स में एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण से उसमें बहुत सारे वीक जोन्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं और पत्थर धीरे धीरे टूटने लगता है और सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिजिकल वेदरिंग का दूसरा जो एजेंट है वो है वाटर। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि वाटर के कारण कैसे वेदरिंग हो सकता है या पत्थर कैसे टूट सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब तेज़ बारिश होती है या वाटर बहुत तेज़ी से बहती है तो उस केस में क्या होता है कि जो भी सॉल्युबल सब्सटेंस होता है ना पत्थर के ऊपर, वो पानी में घुल जाता है, और पानी में घुल जाने के बाद वो रॉक से हट जाता है, पत्थर के ऊपर से हट जाता है, और पत्थर के अंदर का लेयर एक्सपोज हो जाता है फिर इन्वायरमेंट में। और इसी तरीके से पत्थर का ऊपर का लेयर धीरे धीरे घिसते घिसते ख़त्म होने लगता है और उसके कारण भी सॉइल का फॉर्मेशन होने लगता है। पत्थर के ऊपर का जितना भी सॉल्युबल पार्टिकल्स था वो तो पानी के साथ बह जाता है, और पानी के साथ बहने के बाद वो कहीं और जाके जमा हो जाता है, जिसको हम लोग एलुवियम बोलते हैं, और इसी एलुवियम से एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से सी वेव्स के कारण भी वेदरिंग हो सकता है और ग्लेशियर्स के कारण भी वेदरिंग हो सकता है। जब इन दोनों के बीच में कोई भी पत्थर आता है तो वो उससे टकराते हैं और उसके बाद पत्थर टूटता है, उनमें घुल जाता है और फिर सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिजिकल वेदरिंग का तीसरा जो एजेंट है वो है विंड। विंड के कारण भी वेदरिंग हो सकता है, पत्थर टूट सकते हैं। जब बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत तेज़ तूफान चलता है, तो उसका एब्रेसिव एक्शन के कारण पत्थर टूटता है। एब्रेशन का मतलब होता है जब रगड़ खाता है कोई दो चीज़, तो उस चीज़ को हम लोग एब्रेशन बोलते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, पत्थर के ऊपर जो भी लूज पार्टिकल्स होते हैं वो पत्थर से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और वो पार्टिकल्स उस हवा के साथ बहकर कहीं और चले जाते हैं। कहीं और जाने के बाद जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं, कहीं पे बैठ जाते हैं, तो फिर सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। विंड जो होता है वो सॉइल पार्टिकल्स को कैरी करने का काम कैसे करता है, उसका यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे कि जो सैंड स्टॉर्म होता है, यानी कि रेगिस्तान में जो तूफान चलता है, तो उस केस में क्या होता है, रेत जो होती है वो एक जगह से उड़ के दूसरे जगह चले जाती है और वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाती है। उसी तरीके से जब समुद्र में तूफान आता है, उस केस में भी बहुत सारे धूल उड़ते हैं और धूल एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग विंड को कैरिंग एजेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। फिजिकल वेदरिंग का चौथा जो एजेंट है वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स के कारण पत्थर कैसे टूट सकते हैं ये तो आप इजीली समझ सकते हो।
प्लांट्स जो होते हैं ना, जब कहीं ग्रो करते हैं तो उनका जड़ फैलता है, और जड़ जब फैलेगा तो उसके कारण पत्थर टूटेगा ही। उसके बाद जब एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसके कारण जब उनका पैर किसी पत्थर पे पड़ता है तो उसके कारण भी पत्थर में वेदरिंग होता है, वो टूटने लगता है धीरे धीरे। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें बताया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कैसे पत्थर टूटता है। पहला है लाइकेन्स और दूसरा है मॉसेस। जब वो किसी भी पत्थर पे ग्रो होने लगते हैं तो ग्रेजुअली धीरे धीरे उसमें डीग्रेडेशन होने लगता है, वो धीरे धीरे टूटने लगता है। उसके अलावा जो ग्रासेस होते हैं, श्रब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनका रूट्स अगर किसी पत्थर के बीच में से निकल जाता है तो इसके कारण उसमें क्रैक क्रिएट हो जाता है, और वो क्रैक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और फिर पत्थर टूटने लगते हैं। तो यहाँ तक हमने फिजिकल वेदरिंग के सभी रीजन्स को पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल वेदरिंग कैसे होता है, ये किन किन कारणों से होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स, इन दोनों चीज़ को हम लोग ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। तो जब भी ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन होता है तो उस केस में एक एसिड रिलीज होता है, और उस एसिड के कारण भी पत्थर टूटने लगते हैं। तो यहाँ पे पहला रीज़न ये हो गया केमिकल वेदरिंग का। केमिकल वेदरिंग का दूसरा जो रीजन है वो है सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर। वाटर का एक खासियत है कि वो मैक्सिमम चीज़ों को अपने अंदर घुला सकता है। तो वाटर क्या करता है, बहुत सारे सॉल्युबल सॉल्ट्स को अपने अंदर घुला लेता है और बहुत सारे अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस को अपने अंदर घुला लेता है, और जब वो सॉल्यूशन एक नया बना लेता है और वो सॉल्यूशन अगर किसी पत्थर से होकर गुजरता है तो फिर पत्थर धीरे धीरे क्रैक होने लगता है, उसमें धीरे धीरे ब्रेकेज आने लगता है, वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है, और इस तरह से केमिकल वेदरिंग कंप्लीट हो जाता है और सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे डू यू नो में एक बहुत ही स्पेशल फिनोमेनन के बारे में बताया गया है, जो कि आप तभी ऑब्जर्व कर सकते हो जब पहली बारिश होती है। जब पहली बारिश होती है, साथ ही साथ एक और कंडीशन होना चाहिए कि आप गांव में हो। अगर आप शहर में होगे तो आपको ये फील नहीं हो सकता है, क्योंकि शहर में बदबू आने लगता है जब बारिश होती है। तो गांव में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो आपको एक भीनी भीनी खुशबू देखने को मिलती है, बहुत अच्छा स्मेल करता है, बहुत अच्छा फील होता है उस समय। तो उसका क्या रीज़न होता है, वही यहाँ पे हमें डू यू नो में अच्छे से समझाया गया है। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एंटिनोमाइसिट्स। ये एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, फिलामेंट के तरह, जैसे बल्ब में फिलामेंट होता है ना, कुछ उस तरीके से। ये बैक्टीरिया सॉइल में ग्रो करता है जब जो मिट्टी होती है ना बहुत ही सूखी होती है और बहुत ही गर्म होती है। लेकिन जब पहली बार बारिश होती है और ये मिट्टी भीगती है तो इन बैक्टीरिया के कारण स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जमीन पे जितने सारे स्पोर्स क्रिएट होते हैं वो सभी स्पोर्स बारिश की बूंदों के कारण उछलते हैं और हवा में जाकर मिल जाते हैं। उसके बाद ये हमारे नाक के थ्रू हमारे अंदर जाते हैं और उसके कारण से हमें भीनी भीनी खुशबू महसूस होती है। ये जो बैक्टीरिया है दुनिया के लगभग हर देशों में पाया जाता है, और जब वहाँ पे पहली बारिश होती है तो वहाँ पे इसी तरीके का सेम स्मेल हमें फील करने को मिलता है, और इस स्मेल को हम लोग बोलते हैं स्वीट आफ्टर द रेन स्मेल। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल एग्जैक्टली होता क्या है उसको समझने के लिए हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, बट इसको पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। इससे हमें बहुत मदद मिलती है आपके लिए ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने में। यहाँ पे हमें बताया गया कि जब हम लोग किसी ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए या घर बनाने के लिए या किसी भी और भी काम से गड्ढा खोदा जाता है, तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमें मिट्टी का बहुत अलग अलग तरीके का लेयर देखने को मिलता है। ऊपर किसी और तरह का सॉइल दिखेगा, उसके नीचे किसी और तरह का सॉइल दिखेगा, उसके नीचे किसी और तरह का सॉइल दिखेगा, बशर्ते आपका गड्ढा बहुत गहरा होना चाहिए, नहीं तो आपको सिर्फ एक ही टाइप का सॉइल दिखेगा अगर आपका गड्ढा गहरा नहीं है तो। ये जो अलग अलग टाइप के सॉइल के लेयर्स हमें दिखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल हॉरिजॉन, और इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल, जिसके बारे में डिटेल में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जितना भी सॉइल हॉरिजॉन होता है उनका टेक्सचर भी अलग होता है, उनका कलर भी अलग होता है, उनका केमिकल कंपोजिशन भी अलग होता है, यानी कि उसमें अलग अलग तरीके के केमिकल्स पाए जाते हैं, और उनका डेप्थ तो अलग होता ही है। किसी का अलग गहराई होता है, किसी का कुछ ज़्यादा गहराई होता है, किसी का और ज़्यादा गहराई होता है। अब हम लोग सभी हॉरिजॉन्स को डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे ऊपर होता है ओ हॉरिजॉन, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल्स बोलते हैं। उसके नीचे होता है ए हॉरिजॉन, जिसको हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं। उसके नीचे होता है बी हॉरिजॉन, जिसको हम लोग सब सॉइल बोलते हैं। उसके नीचे होता है सी हॉरिजॉन, जिसको हम लोग वेदर्ड या डीकम्पोज्ड रॉक्स बोलते हैं। और सबसे नीचे होता है आर हॉरिजॉन, जिसको हम लोग सॉलिड रॉक बोलते हैं। सबसे पहले ओ हॉरिजॉन के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में लिखा है इट इज़ द टॉप ऑर्गेनिक लेयर ऑफ द सॉइल।
सबसे ऊपर का जो ऑर्गेनिक लेयर होता है उसी को हम लोग ओ होरिजोन बोलते हैं, मेड अप मोस्टली ऑफ लीफ लिटर एंड ह्यूमस डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ज़्यादातर मात्रा में या तो पत्ते होते हैं या तो सड़े हुए प्लांट्स या एनिमल्स के पार्ट होते हैं। ओ होरिजोन के जस्ट नीचे जो लेयर होता है उसका नाम है ए होरिजोन। ए होरिजोन का एक और नाम है टॉप सॉइल और ये ओ होरिजोन के जस्ट नीचे पाया जाता है। सीड जो जर्मिनेट करते हैं या प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो एक डार्क कलर की मिट्टी के लेयर में ही करते हैं जो कि ए होरिजोन में पाया जाता है। टॉप सॉइल में जो मिट्टी होती है वो मेनली दो चीज़ों से बने होते हैं, एक होता है ह्यूमस और दूसरा होता है मिनरल पार्टिकल्स। ह्यूमस क्या होता है आपको पता होगा, जो भी डेड और डिकेइंग प्लांट्स होते हैं उनका जब भी डिकम्पोजिशन हो जाता है तो उसके बाद ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। इसके कारण से बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी हमें मिलती है। समटाइम्स लीचिंग ऑफ मिनरल्स एंड क्ले कंटेंट टेक्स प्लेस इन द लोअर पार्ट ऑफ ए होरिजोन एज वाटर ड्रिप्स थ्रू दिस रीजन। कभी कभी क्या होता है कि ए होरिजन में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और क्ले कंटेंट जो प्रेजेंट होता है वो बारिश के पानी के साथ घुलकर धीरे धीरे रिसने लगता है और वो बी होरिजोन में पहुंच जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ लीचिंग इज कॉल्ड एलुविएशन। मिनरल्स और क्ले कंटेंट का ए होरिजोन में से बी होरिजोन में चले जाने के प्रोसेस को ही हम लोग एलुविएशन बोलते हैं। ए होरिजोन के नीचे जो मिट्टी का लेयर होता है उसका नाम है बी होरिजोन। बी होरिजोन का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं सब सॉइल। ये जो लेयर है ए होरिजोन के जस्ट नीचे होता है सब सॉइल और सी होरिजोन के जस्ट ऊपर होता है। इट कंटेन्स क्ले एंड मिनरल डिपॉजिट्स। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि ए होरिजोन में जो मिनरल्स और क्ले रहता है वो धीरे धीरे बारिश के पानी के साथ रिस कर बी होरिजोन में चले आता है और वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे हमें बताया गया है। मिनरल डिपॉजिट क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सारे मिनरल्स वहीं पे जाके जमा हो जाते हैं बी होरिजोन में। इट रिसीव्स फ्रॉम द लेयर्स अबव इट व्हेन मिनरलाइज्ड वाटर ड्रिप्स फ्रॉम द टॉप सॉइल। और ये सब चीज़ उनको कहाँ से मिलता है, उसके ऊपर वाले लेयर से मिलता है। बी होरिजोन के ऊपर जो लेयर है वो कौन है, ए होरिजोन है और ए होरिजोन से ही सारा चीज रिस कर बी होरिजोन में जाके जमा हो जाता है। उसके बाद अगला जो सॉइल का लेयर है उसका नाम है सी होरिजोन। इसके बारे में यहाँ पे लिखा है इट इज द लेयर बीनीथ द बी होरिजोन एंड एबव द आर होरिजोन। ये ऐसा लेयर है जो कि बी होरिजोन के नीचे पाया जाता है और आर होरिजोन के ऊपर पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्लाइटली ब्रोकन अप बेड रॉक्स। सबसे नीचे आर होरिजोन में बेड रॉक होता है और बेड रॉक से ऊपर जो सी होरिजोन है उसमें कुछ टूटे हुए पत्थर होते हैं जो कि बेड रॉक से ही टूटने के बाद बनते हैं। प्लांट का जो रूट होता है वो इस लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, उसके आर पार नहीं जा पाता है और बहुत कम ही ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि कोई प्लांट ही नहीं जा पाएगा, एनिमल तो जा ही नहीं पाता है। जब प्लांट का रूट ही नहीं जा पाएगा तो कोई ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ पे कैसे मिल पाएगा। अब जो सबसे अंतिम लेयर होता है उसका नाम है आर होरिजोन। उसके बारे में यहाँ पे लिखा है दिस कंसिस्ट ऑफ अनवेदर्ड रॉक लेयर। मतलब वहाँ पे ऐसे पत्थर होते हैं जिसमें वेदरिंग नहीं हुआ रहता है, वो टूटा हुआ नहीं रहता है, कॉल्ड द बेडरॉक, और इसके हम लोग बेडरॉक बोलते हैं। इट एग्जिस्ट बीनीथ ऑल द अदर लेयर्स, और ये सभी लेयर्स के सबसे नीचे पाया जाता है। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ लेंगे। आपको अगर पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आप लोग बोलोगे तभी हम पार्ट 2 इस चैप्टर का बनाएंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपको वो देखना है तो आप साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और अगर आपको क्वेश्चन आंसर का PDF डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट davguru.in पे जा सकते हो। यहाँ पे बस चैप्टर का नाम सर्च करना होता है और जो भी PDF अवेलेबल होता है उसको डाउनलोड करने का लिंक वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।